अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसेफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र VX 2006 मॉडल। ये लैंड क्रूज़र की 100 सीरीज़ है और यह गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है अपने टाइम में। ये गाड़ी 6 मॉडल है और फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इसको फेसलिफ्ट भी किया गया था एक बार और उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई थी। वो चेंजेस क्या थी मैं कवर करूँगा इस रिव्यू में। और इसके अलावा ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है अपनी प्राइस में, इस तरह से कि इसकी डिमांड 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ 10 लाख में आपको मोस्टली बड़ी गाड़ियाँ यूज़ में मिलेंगी या फिर छोटी गाड़ियाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सोनाटा या सिविक आरएस मिलेगी, जबकि ये गाड़ी साइज़ में उससे बहुत ज़्यादा जॉइंट है, इंप्रेशन के लिहाज से भी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है और पावर के लिहाज से भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। फिर ये गाड़ी क्योंकि है भी टोयोटा तो ये अपनी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती है और है भी रिलायबल, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ियाँ आज भी वर्थ इट हैं। खैर इसकी क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी डिमांड की तो ये गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख की है, 6 मॉडल है, 10 इम्पोर्ट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Land Cruiser and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. साइज के लिहाज से गाड़ी बहुत ज़्यादा जॉइंट है और लैंड क्रूजर हमेशा से ही जॉइंट रही है। आप ये देखें 100 सीरीज़ या फिर 200 सीरीज़ देखें या 300 सीरीज़ देखें, ये सारी ही गाड़ियाँ फुल साइज SUV होती हैं और फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट होती हैं। हमेशा इनकी कैटेगरी में रेंज रोवर से और कैडिलैक वगैरह से बहुत सारा ऊपर रहती हैं लग्जरी के लिहाज से, लेकिन ये गाड़ियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं तो इनकी वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्गली इंटैक्ट रहती है। ये गाड़ी अभी भी 1 करोड़ रुपए की है और इसकी इनवॉइस इससे कम हुई होगी जब ये गाड़ी लॉन्च हुई होगी, तो इसका इनवॉइस से ऊपर जाने की मेन वजह ही यही है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ड्यूरेबल है। इन्फ्लेशन की वजह से ये गाड़ियाँ अच्छी खासी महंगी हो गई हैं और मेरे ख्याल से अभी वर्थ इट हैं, क्योंकि आपको इतने पैसों में मुश्किल से एक सिविक मिलती है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई थी, बम्पर चेंज कर दिए गए थे, बैक पर टेलर चेंज कर दी गई थी और इंटीरियर में कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी। ये स्पेसिफिक कार 4.2 डीजल वर्जन है और इसके अलावा सिंगल टोन में है। इस एरा में बहुत सारी कार्स डुअल टोन में भी आती थी। बाकी इसमें नीचे बॉडी किट भी इंस्टॉल्ड है जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही है। अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट्स की तो ये हेलोजन वाली ही हैं। इसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, फॉग लैंप भी इसके हेलोजन में दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स के नाम पे कुछ भी खास नहीं दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी एलिगेंट सी है। यहाँ पे कट्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, फेंडर्स के काफ़ी बोस्टर्ड हैं और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार क्योंकि VX है तो ये सिंगल टोन में है। इसके टॉप ऑफ लाइन वर्जन आते हैं वो 2 टोन में आते हैं, ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में या ब्लैक और गोल्डन के। हालांकि इसकी अपनी चॉइस है, मोस्टली का आपको ब्लैक कलर वाली ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगी। मैंने उनके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं और वो आप मेरे जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार ऑल ब्लैक है, मेरे ख्याल से इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही है और उसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर डिडक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनको आप अंदर से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी। और इसके अलावा ये पूरे ही क्रोम की फिनिश में है। इस एरा में क्रोम भी बहुत सारा इन था। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट में यहाँ पे एक ही मिरर दिया गया है जो कि आपको इसके फ्रंट का और साइड का व्यू देता है। ये बेसिकली पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट पॉइंट या 360 डिग्री कैमरा सेटअप है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल साइज 4x4 SUV है। लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी मजेदार है और पाकिस्तान में ये इसी चीज़ के पीछे बिके जा रही है। एक तो ये गाड़ी अपनी वैल्यू काफ़ी अच्छी रिटेन करती है और इसके अलावा इंप्रेशन भी इस गाड़ी का अच्छा खासा है, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार सिंपल सस्पेंशन पे है। कुछ गाड़ी में हाइट कंट्रोल भी आता है VXL में या फिर LX 470 में या सिग्नस में। मैंने उन गाड़ियों के रिव्यूज़ किए हुए हैं, उसके कुछ प्रोस हैं कुछ कॉन्स हैं, वो क्या है मैं डिस्कस करूँगा अभी इस सेक्शन में जाके। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं क्योंकि डेफिनेटली गाड़ी जैपनीज इंपोर्ट है। ऊपर इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं, एयरप्रेस में ये कंपनी स्टैंडर्ड ही लगे हुए हैं और ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं ये भी क्रोम की फिनिश में है क्योंकि डेफिनेटली इस एरा में क्रोम काफ़ी इन था। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से कि यहाँ पे इसका एक फ्यूल टैंक दिया गया है। ये फ्यूल टैंक इसका मेन फ्यूल टैंक है, लेकिन इसमें एक सब्स्टिट्यूट फ्यूल टैंक भी आता है, ऑक्सिलरी टैंक, और वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू के अंदर। वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा टैंक होता है। तो इन शॉर्ट इस गाड़ी में 2 टैंक्स आते हैं और ये 2 टैंक्स आपको बहुत लॉन्गर जर्नी सिंगल गो में करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर टर्बो की बैचिंग भी दी गई है। इंजन इस गाड़ी में क्योंकि टर्बोचार्ज आता है तो यहाँ पे ये बैच दिया हुआ है 4.2 लीटर डीजल टर्बोचार्ज इंजन। और इसके अलावा इसमें जो ये विंडो है ये ओपन भी होती है, कुछ गाड़ी में ये फिक्स होती है, कुछ में ओपन हो सकती है, इसमें ओपन हो सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये इसका बिल्कुल बेसिक सा है।
इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, एक तो ये गाड़ी, फिर इसमें सिग्नस आता है, अमेजोन आता है, पता नहीं क्या क्या आता है। ये गाड़ी ग्रैंड है और इसमें टेल लाइट इस तरह की दी गई हैं। सिग्नस में टेल लाइट थोड़ी सी डिफरेंट आती हैं, अमेजोन में बिल्कुल बेसिक सी आती हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक से अमेजोन ही लग रही है क्योंकि इसमें कोई बॉडी किट्स नहीं है। सिग्नस में बैक पे ऊपर एक प्रॉपर स्पॉइलर आता है, नीचे उसमें बॉडी किट्स लगी हुई होती हैं, यहाँ पे भी उसमें बहुत सारी ट्रिम्स होती हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बनाती हैं। इस स्पेसिफिक कार में क्योंकि वो सब कुछ नहीं है तो इसकी लुक बहुत स्ट्रिप डाउन सी आ रही है। और इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में स्प्लिट में आता है। इसको ओपन करने के लिए फिजिकल की यूज करेंगे आप। इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता है लाइक दिस, और नीचे वाला पोर्शन फिर नीचे आता है इस तरह से। यहाँ पे आप चढ़ के बैठ सकते हैं। अगर लेट्स सपोज आप किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो आप यहाँ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऐसी 200 सीरीज़ में भी ऐसा ही दिया गया था, लेकिन 300 सीरीज़ में ये चीज़ खत्म कर दी गई है। अब उस पर टेलगेट सिंगल ही पीस में आता है। फिर इसके अलावा ये पावर्ड नहीं है और ये गाड़ी 7 सीटर भी नहीं है। ये गाड़ी प्रॉपर 5 सीटर गाड़ी है। इसमें कुछ 7 सीटर वर्जन्स भी आते हैं जिनके रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है, लेकिन अगर आपके लिए इतनी काफ़ी नहीं है तो आप इसकी साइड सीट्स को फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते। बैक पे इसमें सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया है, वाइपर दिया गया है, वॉशर दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर स्पेसिफिक कार का ब्लैक और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है। और एक गाड़ी क्योंकि फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा लोडेड नहीं है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लैंक स्विचेस नजर आएंगे, लेकिन स्टिल इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको डे टू डे यूज़ के लिए चाहिए होती हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में चेंज किया हुआ है। ये LC 200 सीरीज का लगा हुआ है और ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। और मजे की बात ये है कि इसमें सारे मल्टीमीडिया वाली चीज़ें वर्किंग में है। इसका वॉल्यूम मैं यहाँ से अप डाउन कर सकता हूँ लाइक दिस, चैनल आगे पीछे कर सकता हूँ, मोड सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये स्टीयरिंग व्हील है भी एयरबैग वाला, एयरबैग भी इस गाड़ी का वर्किंग में है। एयरबैग की गाड़ी टोटल 2 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके हेडर की कंट्रोल की, तो ये सिंपल सी ही है, इसमें कोई फॉक ऑप्शन नहीं आता। और अगर बात कीजिए वाइपर की कंट्रोल की, तो इसमें 2 दिए गए हैं, एक तो इसमें वाइपर फ्रंट पे आते हैं और फिर बैक पे भी इसमें वाइपर आता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की, तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। ऐसा मीटर मैंने पहले किसी ग्रैंड में नहीं देखा। ऐसे मीटर यूजुअली आपको सर्फ में देखने को मिलते हैं। इसमें 4 मेन डायल हैं। सेंटर वाले जो 2 बड़े डायल्स हैं ये बेसिकली स्पीडोमीटर और RPM के हैं। स्पीडोमीटर इस गाड़ी की 180 किलोमीटर/आवर तक है क्योंकि गाड़ी जैपनीज इंपोर्ट है। और इसका RPM 4.1 पे जाकर रेड लाइन करता है क्योंकि ये गाड़ी डीजल इंजन के साथ है। डीजल इंजन की रेड लाइन कम होती है। बाकी इसके अलावा साइड पे डिफरेंट गैजेट्स वगैरह दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये भी साइड प्लास्टिक की फिनिश में है। ये बेसिकली ग्रैंड के फेसलिफ्ट वाला इंटीरियर है। फेसलिफ्ट में इसको थोड़ा सा यू कर्व कर दिया गया था, गियर इसमें कर्व वाला आ गया था, और इसके अलावा इसके लिए थोड़ी सी बेहतर कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में बिल्कुल बेसिक आता था ब्लैक कलर का, जैसा कि आपको पुरानी सस्ती गाड़ी में देखने को मिलता है। ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके सेंटर में दिया गया मल्टीमीडिया स्क्रीन की, तो एंड्रॉइड पैनल है जो कि आफ्टर मार्केट है, बाद में लगाया हुआ है, तो इस पर खास डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो एंड्रॉइड पैनल ऑफर करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, ऑक्स नेविगेशन, USB, वाईफाई, और इसमें फिर आप ऐप्स वगैरह भी कर सकते हैं। जेन्युइन स्क्रीन जो आती है इस गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगती है आज के टाइम्स में। ये मेरे ख्याल से एक बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पर 4 एयरवेंट्स दिए गए हैं, चारों को ही आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि सिंपल ही है। कुछ गाड़ी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, लेकिन वो सिग्नल्स होती हैं या फिर LX470 होती हैं। इसमें सिंपल दिया गया है। यहाँ से आप इसके एंटीना को रेज या लोअर कर सकते हैं लाइक दिस। इस एरा में एंटीनास बहुत ज़्यादा इन थे। आप इस एरा की S क्लास देख लें, E क्लास देख लें, इवन C क्लास भी देख लें, या फिर ये गाड़ियाँ देख लें, इनमें एंटीनास कॉमन है। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे रेड कूल का बटन दिया गया है। बेसिकली इसमें बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की जोन आती है और उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। नीचे इसकी एस्ट्रे दी गई है, सिग्नल लाइटर दिया गया है, और उसी बीच यहाँ पे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को 4, 3, 2 और लोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। लोड बेसिकली इसका फर्स्ट गियर है। आपने अगर इसको चढ़ाई पे चढ़ाना है तो आप इसको लोड में रखेंगे, गाड़ी फर्स्ट गियर से ऊपर नहीं जाएगी, जो मर्जी हो। फिर 2 मीन्स सेकंड गियर तक जाएगी गाड़ी, 3 मीन्स थर्ड गियर तक जाएगी, और 4 गियर मीन्स फोर्थ तक जाएगी, और D में फिर ये बाकी सारे गियर्स में भी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे इसके 4x4 का सिलेक्टर भी दिया गया है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, और इसको आप H, न्यूट्रल और L के बीच में स्विच कर सकते हैं। न्यूट्रल मीन्स के ट्रांसमिशन बेसिकली टायर के साथ इंगेज करेगी नहीं, और जब भी आप इसको न्यूट्रल में रखेंगे तो आप इसकी हैंड ब्रेक इंगेज करेंगे, क्योंकि बेशक आप गाड़ी को P में कर दें या D में कर दें, जिस मर्जी गियर में कर दें, गाड़ी अगर चढ़ाई पे खड़ी है तो पीछे जाना शुरू हो जाएगी। बेशक आपने जिस मर्जी गियर में रखा वो इसको, तो जब तक आप ब्रेक इंगेज नहीं करेंगे गाड़ी नहीं रुकेगी। इसके अलावा फिर यहाँ पर 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जो कि इसके बड़े वर्जन में हीटेड सीट्स के होते हैं। पीछे कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन इस पर कूल बॉक्स नहीं आता था। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो ये लेदर की फिनिश में है, और ये आफ्टर मार्केट लेदर चढ़ा हुआ है ऊपर। असल सीट्स इसकी फैब्रिक की फिनिश में आती हैं।
सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके अलावा इसके इवन जो आर्म रेस्ट हैं ये भी आज तक अपनी कंडीशन में है, तो कंडीशन के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नीट है। बाकी इसके अलावा विंडोज़ गाड़ी में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि इन सारी विंडोज़ को मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। ये गाड़ी इतनी पुरानी है बट स्टिल इसमें ये फीचर आता है। इवन आज तक बहुत सारी गाड़ियाँ ये फीचर ऑफर नहीं करती हैं, जैसा कि अगर आप स्पोर्टेज देख लें या फिर इलेंट्रा देख लें या फिर अगर आप सिविक भी देखें तो उसमें विंडोज़ आज तक ऑल ऑटो नहीं आती। इस गाड़ी में इतना पहले से ऑल ऑटो आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कंट्रोल इसका ये सब फ्यूल का है। सब और साथ एक फ्यूल टैंक का लोगो बना हुआ है। ये बेसिकली इसका सब्स्टिट्यूट फ्यूल टैंक है। ये गाड़ी बेसिकली एक्स्ट्रा टैंक वाली कार है। अगर लेट्स सपोज आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और उसका फ्यूल एंड हो जाता है और आपको दूसरा टैंक फुल है, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो इसका दूसरा टैंक ऑन हो जाएगा। और इस गाड़ी में 2 फ्यूल टैंक हैं। एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है जिसको मैं प्रेस करूंगा तो ये सब्स्टिट्यूट टैंक ऑन कर देगा लाइक दिस। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो भी इसका फ्यूल फुल हो गया है। ये इसका सब्स्टिट्यूट टैंक है जो कि फुल है। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये गाड़ी मेन टैंक पे आएगी और ये ऑलमोस्ट खाली है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आप रुके बगैर, फ्यूलिंग किए बगैर इस गाड़ी को बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक चला सकते हैं। यानी कि गाड़ी सिंगल गो में ही तकरीबन 1000, 1200, 1500 किलोमीटर चल सकती है। ये मेरे ख्याल से बहुत मज़ेदार चीज़ है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे आपको बहुत ही लंबे डिस्टेंसेस पे कोई फ्यूल पंप नहीं मिलता। तकरीबन 500, 800 किलोमीटर तक आपको कोई फ्यूल पंप नहीं मिलेगा, तो उस एरियाज़ के लिए ये गाड़ी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। इन दोनों में ही लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। और इसके अलावा सन वाइजर भी इसमें 2 दिए गए हैं। मैं साइड पे करके फ्रंट से एक और वाइजर भी निकाल सकता हूँ। बाकी सेंटर में ये गाड़ी सन ग्लास होल्डर ऑफर करती है, केबिन लाइट्स ऑफर करती है, लेकिन बाकी सारा कुछ एरिया यहाँ पे ये ब्लैंक ही है। ये सारी ड्रॉर्स दी गई हैं। इसके बड़े बजट में यहाँ पे सनरूफ आती है जो कि इस गाड़ी में नहीं ली गई। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। चौड़ाई के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, तो यहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बेस्ट ये गाड़ी बैक पे 3 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें 3 लोगों के लिए फिर हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। फ्लोर बेड भी इस गाड़ी में फ्लैट आता है, तो यहाँ पे किसी पैसेंजर को पाँव रखने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा सेंटर में इसके 3 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और बाकी बैक पे यहाँ पे गाड़ी एयर वेंट्स भी ऑफर करती है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी के जो रेयर बेंचेस हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। बाकी इसके डोर्स के अंदर यहाँ पे एस्ट्रेस दी गई हैं जो कि इस एरा में अगेन बहुत ज़्यादा इन थी। एक तो एंटेनास और एक एस्ट्रेस। इस एरा की आप जो भी गाड़ियाँ देखेंगे उनमें आपको ये दोनों चीज़ें कौन मिलेंगी, बेशक मर्सिडीज हो, रेंज रोवर हो या फिर ये गाड़ियाँ हों। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों था, बट ऐसा ही था। खैर बाकी इसके अलावा यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं, हेडरूम का कोई इशू नहीं है। कैबिन में इसमें यहाँ पे बैक पे लाइट्स भी दी गई हैं। एक तो सेंटर में है डोर लाइट और उसके अलावा साइड पे भी अलग से लाइट्स दी गई हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी 4200 सीसी डीजल ऑफर करती है। इसमें और भी बहुत सारे इंजन आते हैं। मोस्ट पॉपुलर इंजन इसमें ये 2 ही हैं, 4.2 डीजल एंड 4.7 पेट्रोल। 4.7 पेट्रोल वाली कार सिग्नस RX 470 होती है और वो इंजन 2UZ FE होता है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है, लेकिन वो गाड़ी फ्यूल भी बहुत ज़्यादा खाती है। वो गाड़ी आपको 4 तक की एवरेज देती है, जबकि ये इंजनों से बहुत बेहतर है। ये आपको 7-8 तक की एवरेज दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर बात कीजिए इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 430 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक इंप्रेसिव फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। और उसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील हाइड्रोलिक वाला आता है। बाकी साइज के लिहाज से इंजन अच्छा खासा मैसिव है और ये ऑल टाइम 4x4 है। ये इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, 4.7 भी, 4.2 भी, और यही वजह है कि इनकी मार्केट वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली इंटैक्ट रहती है। आप अगर 2000 या 2006 मॉडल की रेंज रोवर्स देखें तो वो गाड़ियाँ प्राइस में इनसे बहुत सस्ती हैं, जबकि वो गाड़ियाँ फीचर्स के लिहाज से इनसे बहुत ज़्यादा इक्विप्ड हैं। और उनके सस्ते होने की मेन वजह ये है कि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती हैं और अब उन मोस्टली गाड़ियों के इंजन चेंज हो चुके होते हैं 1-1, 2-2 बार, जबकि ये स्पेसिफिक कार 3,28,000 किलोमीटर चली हुई है। बट स्टिल इसकी राइड परफेक्टली स्मूथ है और ये गाड़ी कोई खास इश्यूज नहीं करती। इस इंजन की लाइफ अभी भी अच्छी खासी रिमेनिंग है। इसके अलावा बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 275, 65 और 17। इसमें 17 इंच का रिम दिया गया है जो कि डीजल गाड़ी में इस तरह का है, सिग्नस पे थोड़ा सा बड़ा आता है। और जो इसका RX 470 वर्जन है उसमें 20 इंच का रिम आता है। ये लोग मेरे ख्याल से एक प्रॉपर ऑफ रोडर वाली फील देता है इस गाड़ी को। और अगर आप ऑफ रोडर गाड़ियाँ अमेजोन या ग्रैंड देखें तो उसमें आपको यही रिम नजर आएगा। इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक है जो कि एक अच्छा टायर है और इवन आज तक ये टोयोटा की मोस्टली कार्स में आ रहा है। ये फिलहाल हाफ यूज है, ये आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे और बैक पे डिस्क ब्रेक्स आती हैं।
बाकी ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव वर्जन है, इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है। हाइट कंट्रोल वाली गाड़ियों के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। प्रोज ये हैं कि आप उस गाड़ी को रेस या लोअर कर सकते हैं और उसकी राइड बहुत स्मूथ होती है, लेकिन कॉन्स ये हैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है और इतनी पुरानी गाड़ी में ये ख़राब होता रहता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपकी रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।